हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। बिहार बीपीएससी एग्जाम हो गया, जैसे तैसे एग्जाम हो गया। अब आप लोग मेंस देने वाले हैं, तो जैसे तैसे एग्जाम हुआ। और जो लोग मेंस देने वाले हैं, तो इस बार का मेंस आपके लिए, प्रीलिम्स तो आसान नहीं था, नहीं होने वाला था, बट हो गया। एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया उस आधार पे, और जितना क्रिटिसिज्म हुआ है आयोग का, तो आयोग ये सारा बदला आपसे मेंस में निकालने वाला है। तो मेंस के लेवल पे तैयार हो जाइएगा। अब मैंने कहा था मेंस पे आपको दो काम करना है, पहला आंसर राइटिंग और दूसरा एस्से। तो आज हम बात करने वाले हैं आंसर राइटिंग पे। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर लेखन, उत्तर को कैसे अच्छे से लिखें, किन किन बातों का ध्यान रखें आंसर राइटिंग के दौरान, आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करें, और अगर बिल्कुल आप नए हैं तो फिर वो कॉन्फिडेंस या उस लेवल को कैसे जाने कि हाँ ये सही है, यहां से हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आंसर राइटिंग लिखने के लिए सबसे पहला जो कंडीशन है वो है आंसर राइटिंग स्टार्ट करना। यहां आंसर राइटिंग यदि आपने शुरू कर दिया तो आपकी 50% जीत हो जाती है, क्योंकि जिसने आंसर राइटिंग करने का हिम्मत कर लिया वो उस जिस दिन कर लिया ना और कलम उठा के लिखना शुरू किया, तो 50% आंसर राइटिंग उसको उसी समय आ गया। अब आप कहोगे कैसे? देखिए, कई ऐसे धुरंधर इस बार भी होंगे, हर बार होते हैं, जो आंसर राइटिंग से इतना डरते हैं कि मेंस में वो मजबूरन एग्जामिनेशन हॉल में आंसर करते हैं, क्योंकि वहां तो बच सकते नहीं। अब उनको खूब रिक्वेस्ट करो, मेरे खुद के स्टूडेंट रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा लिख लो, अच्छे स्टूडेंट हो, थोड़ा आंसर राइटिंग कर लो, लेकिन नहीं। और गलती से अगर कर भी लेते हैं तो वो दिखाएंगे नहीं बहुत सारे, कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए। तो आंसर राइटिंग अगर आप हिम्मत से करना स्टार्ट किए, टीचर से आंसर राइटिंग दिखा रहे हो, उसकी डांट खा के उसको ठीक कर रहे हो, तो आपका काम स्टार्टिंग में आपने इतना सिर्फ सोच लिया ना, तो 50% आपको आंसर राइटिंग आ गया। तो आंसर राइटिंग का सबसे पहला है कि मेंटली तैयार हुई कि आपको आंसर राइटिंग करना है। वो अच्छा होगा बुरा होगा वो बाद की बात है। और अगर हम अभी फ्रेंच सीखने जाएं तो जैसे बच्चा स्टार्टिंग में 50 गलती करता है, वही गलती फ्रेंच सीखने के दौरान हम करेंगे, क्योंकि हमें नहीं आता। हमको अभी पेंटिंग करने के लिए दिया जाए तो जैसे बच्चा ब्रश पकड़ता है वैसे ही हम ब्रश पकड़ेंगे, क्योंकि हमको नहीं आता। गिटार बजाने को दिया जाए तो एकदम से, अब गिटार बजाना आता नहीं है, सामने से कितना भी ज्ञान दे दिया जाएगा, हम एकदम से ऐसा गिटार बजाएंगे या शुरुआत करेंगे जिसको देख के सब हंसेंगे। यही बात आंसर राइटिंग पे भी लागू होता है। हम आपको कितना भी बता दें, आप कितना भी सुन लो, आप कितना भी किसी का आंसर देख लो, लेकिन जब लिखने बैठेंगे तो आप गलत करेंगे ही, और बलंडर करेंगे। सिर्फ गलती नहीं करेंगे, बलंडर वाली गलतियां करेंगे। तो इसके कारण क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, आप लिखना शुरू कीजिए। दूसरा क्या करना है, अब जो लिखना है हमको स्टार्टिंग में, तो कैसे लिखना है? देखिए, आपको कोशिश करना है टू दी पॉइंट लिखने का। यानी होता क्या है आंसर राइटिंग के दौरान कि जब क्वेश्चन मिलता है ना, तो हम कुछ भी लिख देते हैं, या दूसरा हम सब कुछ लिख देते हैं। ठीक है, हम सब कुछ लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, सब कुछ लिख देते हैं, या कुछ चीजों को छोड़ देते हैं, यह भी होता है। तो क्या क्या हो रहा है, कुछ भी लिख दिया, क्वेश्चन पूछा 90-20 के आंदोलन की विशेषता बताएं, और आपने कुछ और बता दिया। क्वेश्चन पूछा गया 90-20 के कारण और परिणाम को बताएं, तो पूछा गया कारण परिणाम बताएं, आपने सारी कहानियां लिख दी, सब कुछ लिख दिया। अब पूछा गया कुछ और इसी तरह के सवाल, अब उसमें आपने एक सेक्शन इतना ज्यादा लिख दिया कि दूसरा छूट गया। नहीं लिखा तो आप प्रेशर के कारण कुछ चीजों को छोड़ दिए जो लिखना था। मान लो कि एक सवाल आया था,
आई थिंक मॉनसून की विशेषता, कार्यप्रणाली, या ऐसे करके सवाल था ना, या भारतीय मॉनसून विच्छेद, ऐसे करके 5-6 सेक्शन बने थे, बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। अब उस सवाल में पता चला कि स्टूडेंट ने 2-3 सेक्शन को डील किया, बाकी को छोड़ दिया, उनको समझ में ही नहीं आया। 2-3 जिसको डील किया उसको खूब लंबा खींच दिया, अब पेज ही समाप्त हो गया, कहानी खत्म। तो ये गलतियां होती है। तो सवाल है कि ये गलतियां आप ही सिर्फ करते हो या सब दुनिया करती है? तो स्टार्टिंग में ये गलती सब करता है, आप इकलौते नहीं हैं। तो ये गलती सबके द्वारा की जाती है, तो आप इकलौते नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक और चीज है कि जब आंसर राइटिंग हम करने जाते हैं तो स्टार्टिंग में ही क्या करते हैं, हम टाइम के अकॉर्डिंग आंसर राइटिंग करना शुरू करते हैं। हमें यह नहीं करना है। जब शुरुआत हम करते हैं आंसर राइटिंग की, तो हमारा ध्यान सिर्फ यह होना चाहिए कि आंसर को हम अच्छा कैसे लिखें, हमारा आंसर अच्छा से अच्छा कैसे लिखा है। एक आंसर को हम 20 बार 25 बार फेंकेंगे फाड़ के, 26वां बार ठीक होगा हम एक्सेप्ट करेंगे, तब भी नहीं करेंगे अगर नहीं है तो हमें शुरुआत में टाइम नहीं देखना है। जब आप आंसर राइटिंग करना सीख लोगे तो आपका टाइम वैसे ही कम हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में ही टाइम लगा देते हैं और सारी चीजें खराब होने लगती है, तो ये काम नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हम करें जिसके कारण हम स्टार्टिंग में ही आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर ले। पहला, आपको 1 या 2 या 5, हार्डली 5 क्वेश्चंस पे आपको प्रैक्टिस करना है। 5 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस उठा लो। इस 5 क्वेश्चन को आप हर एक क्वेश्चन को, जैसे एक क्वेश्चन है उसको 50 बार लिखिए, दूसरे को 50 बार लिखिए, तीसरे को 50 बार लिखिए, चौथे को 50 बार लिखिए, 5वें को 50 बार लिखिए। ठीक है, ऐसे लिखो। 50 नहीं लिख सकते हो 20-20 बार लिखो। हम क्या गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती, जब हम आंसर राइटिंग करने जाते हैं तो आप सुने होंगे, या आपने भी हो सकता है ये फील किया होगा, या आप भी ऐसा करते होंगे कि ऐसा करते हैं ना, 100-200 तरह का क्वेश्चन आंसर लिख लेते हैं, और 100-200 तरह का क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो आंसर तो मेरा ठीक ही हो जाएगा, फिर वहां जाके लिख देंगे। आपने जो 100-200 तरह का यहां आंसर लिखा, एक तो कूल टाइम में लिखा, कूल माइंड से लिखा, सब कुछ आपके पास था तो आपने लिखा। ये जरूरी तो है नहीं किसी तरह का सवाल आएगा। और आपने जो 200 क्वेश्चन लिखे वो 200 अलग अलग क्वेश्चन थे, और कभी भी कोई माहिर अलग अलग काम करके नहीं होता है। अगर कोई तैराक में एक्सपर्ट है तो वो कंटिन्यू तैराकी किया होगा। यदि कोई भी खेल जो भी कोई खेलता है तो कंटिन्यू उसको रिपीट करता है। रिपीटेशन जरूरी है। जब तक रिपीट नहीं करेंगे कमी पता नहीं चलेगा, उसको दूर नहीं कर पाएंगे। तो रिपीट करना जरूरी है, ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको लिखना है। तो गलती सबसे पहले यही हो जाती है। तो आंसर राइटिंग के दौरान आप टारगेट कर लीजिए कितना। आप आंसर राइटिंग के दौरान ना आप हार्डली, मेरे हिसाब से, अगर मेरा सजेशन मानो, 25 से लेकर 30 क्वेश्चंस अलग अलग फील्ड के, अलग अलग टाइप के यदि आपने लिख लिया तो आपको दोबारा अच्छे से लिख लिया उसको, तो आपको फिर किसी भी सब्जेक्ट का आंसर राइटिंग करने की जरूरत नहीं है, एकदम से नहीं है। ठीक है, तो कितना करना है? हार्डली 25 से 30 क्वेश्चंस आपने कर लिया। अगर कर लिया, सब कुछ ओके है, टीचर्स ने चेक कर लिया, लगता है ठीक है, बंद कर दीजिए। जितने भी सब्जेक्ट है, कंटेंट है, उसको याद कर लीजिए। आपको आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, यानी आंसर राइटिंग लिखने की कला आप सीख चुके हैं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, सवाल कहीं से भी पूछे, किसी भी सब्जेक्ट से पूछे, आप आंसर राइटिंग करेंगे। शर्त यह है कि ये 25-30 क्वेश्चन पे आप इतना प्रैक्टिस कर लो कि इस तरह के कितने भी सवाल आए तो आप उसको लिख सके। अब इसके बाद इसका जो इवैल्यूएशन होगा,
इवैल्यूएशन होगा उसका क्या आप उसको सेल्फ करेंगे या किसी टीचर से करवाएंगे या किसी सीनियर से करवाएंगे? ये क्या होगा? जब भी इवैल्यूएशन करवाइए तो स्टार्टिंग में सेल्फ से कर लीजिए। जब भी सेल्फ से करोगे बड़ा खुश होगे, कमाल का आंसर लिखे सर, क्या हम आंसर लिखते हैं, हमको पूरा भरोसा है कि हम मेंस निकाल लेंगे, हमको पूरा भरोसा है हम ये कर लेंगे, हमारा पूरा भरोसा है कि हमारा स्कोर बहुत अधिक आएगा। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, भरोसा होना चाहिए, भरोसा होने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब जब सेल्फ आप चेक कर रहे हो ना, तो सेल्फ चेक करने का एक तरीका होता है, सेल्फ ऐसे चेक नहीं होता, जिसकी बात आप करते हो ना वो सेल्फ नहीं होता। सेल्फ का मतलब यह होता है कि आपने आंसर लिख लिया, उस आंसर को पढ़िए, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार जितनी बार होगा पढ़िए। आप जब पढ़ने लगोगे ना और ये सोच के पढ़ो कि किसी दूसरे ने लिखा है, हम उसको इवेल्युएट कर रहे हैं, तो इवेल्युएशन का सोच के जब आप उसको पढ़ेंगे, एक बार नहीं दोबारा दूसरे बार पढ़ने के दौरान आपको कमी दिखने लगेगी, तीसरे बार में और कमी दिखेगा, चौथे में और कमी दिखेगा, और ऐसे करते करते आपको कई सारी कमियां दिखेंगी। पेपर को फाड़िए और फेंक दीजिए, फिर लिखिए, फिर देखिए, ऐसे करते करते आप तब तक उसको फाड़ के फेंकते रहिए जब तक आप सेल्फ के स्तर पर, अपने स्तर पे आपको नहीं लग जाए कि ये अभी तक का बेस्ट आंसर है। मेरे नॉलेज के आधार पे या अभी जो हमारी स्थिति है इस आधार पे अभी तक का ये बेस्ट आंसर है। जब आपको ये फील हो जाए तब आप सेकेंड स्टेज में अपने मेंटर, टीचर, सीनियर जिसको देना है दीजिए। ये जो फीडबैक दे उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि यहां तो आपको खुद लग रहा है ना बहुत सारी कमियां निकल के आएगी। जब धीरे धीरे उसको दूर कर लोगे तो आप आंसर राइटिंग लिखना सीख जाएंगे। आंसर राइटिंग के दौरान किन किन चीजों पे ध्यान देना होता है? आंसर राइटिंग के दौरान जो आपको ध्यान देना होता है वो है, पहला, क्वेश्चंस। क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। क्वेश्चन के खास करके जो क्वेश्चन के अंदर टेल वर्ड होता है उसको देखिए। क्वेश्चन बार बार पढ़ना है। क्वेश्चन के पीछे जो टेल वर्ड्स होते हैं, लाइक समीक्षा कीजिए, आलोचना कीजिए, क्रिटिसिज्म कीजिए, इवेल्युएट कीजिए, क्रिटिकली एनालिसिस कीजिए, थ्रो लाइट है, ऐसे बहुत सारे टेल वर्ड्स होते हैं जिसके कारण क्वेश्चन का पूरा नेचर और कंटेंट बदल जाता है। इन टेल वर्ड का ध्यान रखिए क्वेश्चन में। दूसरा जो आंसर राइटिंग करने के दौरान ध्यान रखना है, क्वेश्चन के सभी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, इन सब का आपको जवाब देना है। जितने भी पक्ष, जितने भी पार्ट क्वेश्चन के अंदर है, जितने भी एस्पेक्ट है, उन सब का जवाब आपको देना है। तीसरा क्या है? तीसरा यह है कि आपको टाइम का भी ध्यान रखना है। चौथा, इतना ही नहीं, चौथा वर्ड सिलेक्शन मायने रखता है। इंग्लिश में कम, हिंदी में ज्यादा। इंग्लिश में शब्दों की कमी है, हिंदी में शब्दों की कमी नहीं है। हिंदी में जो आप लिखेंगे तो आपके शब्द मायने रखेंगे, शब्दों का वेटेज होता है, पढ़ने के दौरान अच्छा लगता है। इसके साथ हैंड राइटिंग भी आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। सबको पता है समय कम है, क्वेश्चन भी पढ़ना है, सोचना भी है, फ्रेमिंग भी करनी है, उसके बाद आप आंसर लिखोगे तो हैंडराइटिंग पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हैंडराइटिंग आपकी ऐसी हो जिसको पढ़ा जा सके। ये सब तो कहानी हो गई, ये सारी चीजें हमने आपको समझा दी। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए फिर से, अब आते हैं हम लोग वो लास्ट ट्रिक पे, जिससे एक नया, एकदम नया बच्चा, एकदम यंग स्टूडेंट अगर आंसर राइटिंग करना चाहे तो वो सही तरीके से पहले क्वेश्चन का ही आंसर कैसे लिखेगा, इसके लिए फॉर्मेटिंग बहुत जरूरी होती है। ठीक है, फॉर्मेटिंग बहुत जरूरी होती है। फॉर्मेटिंग क्या होता है? फॉर्मेटिंग का मतलब होता है क्वेश्चन का एक्सरे कर देना। जैसे जैसे
असहयोग आंदोलन के कारण और परिणाम का वर्णन करें। यहां पे अगर हम शब्दों को निकालते हैं बाहर तो एक है असहयोग आंदोलन, ठीक है, ऐसे। दूसरा है कारण और तीसरा है परिणाम। इसको अगर आप लिखोगे तो क्या होगा, इसको लिखेंगे तो आपको स्टार्टिंग में इंट्रो लिखना होगा, इंट्रो होगा। इंट्रो के बाद बॉडी का सेक्शन आएगा। देखो ठीक से, बॉडी के सेक्शन में क्या होगा, कारण आएगा और परिणाम आएगा, और उसके बाद आएगा निष्कर्ष, जिसको कंक्लूजन कहेंगे। निष्कर्ष उसको हम लोग कंक्लूजन कहेंगे। तो असहयोग आंदोलन को जब आप तोड़ेंगे क्वेश्चन को, तो एक तो असहयोग आंदोलन शब्द है जो इंट्रोडक्शन में दिखना चाहिए, दूसरा उसका कारण और परिणाम। अब जब बॉडी के अंदर एक इंट्रो लिखेंगे हम, जिसके अंदर सबको सम अप करेंगे। जब कारण में आएंगे तो कई सारे कारण को आपको यहां पे रैंडमली लिख लेना है। इसी को कहते हैं फॉर्मेटिंग करना, एक्सरे करना। जैसे कारण खिलाफत था, महंगाई थी, ऐसे ही है ना, रॉलेट था, जालियांवाला बाग, जो आपको याद होता है वो आप लिखते चले जाइए। ये क्या है, इसको कहते हैं कारण। ऐसे पॉइंट्स आप यहां पे लिखते चले जाओगे। कई बार अब स्टार्टिंग में याद नहीं आ रहा तो रैंडमली लिख लो, ये हो गया कारण। इसके बाद अब परिणाम है, तो परिणाम में हिंदू मुस्लिम एकता का भाव, क्रांतिकारी आंदोलन में वृद्धि, ये सारे परिणाम है, तो वो अपना लिख लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग। अब हुआ क्या कि आपने कारण के भी कई सारी चीजों को निकाल लिया, परिणाम को भी निकाल लिया, लास्ट में कंक्लूजन। ओवरऑल ये सारा आपका आंसर है। अब इसमें क्या होगा, ये अगर आप शुरुआत में करना सीख लोगे, शुरुआत में ही करना, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि आप 25 से 30 क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करना, इससे ज्यादा नहीं करना। तो 25 से 30 क्वेश्चन पे जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, जब भी करेंगे, तो इस तरह से फॉर्मेटिंग आपको करना है, इस तरह से एक्सरे करना है। और एक्सरे करने के बाद जब आप इसको निकाल लोगे, तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो थोड़ा इंट्रो लिखना तो जानते ही होंगे। जैसे ही बॉडी में कारण आपको पता चला, कारण को एक्सप्लेन कर दिया, परिणाम को एक्सप्लेन कर दिया, निष्कर्ष निकाला, आपका आंसर तैयार। तो जो एकदम नया बच्चा भी है ना, वो भी अगर फॉर्मेटिंग करना सीख ले, अगर प्रॉपर फॉर्मेटिंग आप करना सीख लोगे, तो आपके लिए आंसर राइटिंग आसान हो जाएगा। फॉर्मेटिंग करने का दूसरा फायदा है कि कोई भी ऐसा पॉइंट आ रहा है उसको रैंडमली तब तक लिख लीजिए, तो उससे क्या होगा, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो कुछ आपका छूटेगा नहीं, अमूमन छूट जाता है। अब मान लीजिए यहां पे एक ऐसा सवाल आ जाए जैसे असहयोग आंदोलन के कारण परिणाम, चलो यहां पे हम डाल देते हैं कार्यक्रम, असहयोग आंदोलन के कारण, कार्यक्रम, परिणाम। तो अब यहां पे क्या है, कारण परिणाम, कार्यक्रम तो छूट गया, कार्यक्रम तो छूट गया। लेकिन अब हम फॉर्मेटिंग हमको पता है, तो हम यहां पे कार्यक्रम भी लिख देंगे, नकारात्मक, सकारात्मक, बहुत सारे उसके अंदर कार्यक्रम है, हो गया ना। अब ये 3 फ्रेम में आ गया। तो ऐसे करके क्या होगा, तो आपको पता होगा कि हमें, अब जब आप लिखोगे तो आपको पता है कि हमको कारण भी लिखना है, हमको परिणाम भी लिखना है, हमको उसका कार्यक्रम भी लिखना है, और भूमिका और निष्कर्ष तो है ही है। तो उससे क्या होता है, अपने आप को आप सीमित करना सीख लेंगे। और आजकल की जो चुनौती है सिविल के एग्जाम में, वो बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन को मिला के शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने लगे हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन को मिला के जब शॉर्ट क्वेश्चंस बनाते हैं, वो स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इन बात का अगर हम ध्यान रखें तो हम स्टार्टिंग से ही अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है, तो आप इस तरह से आंसर राइटिंग कर सकते हो शुरुआत में। और टेल वर्ड्स को मैंने बोल ही दिया कि टेल वर्ड्स पे आप ध्यान दीजिएगा। स्टार्टिंग में वर्ड लिमिट पे बहुत ध्यान नहीं देने की जरूरत है, टाइम लिमिट पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग जो है उसमें अच्छा आंसर लिखना है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें इससे जुड़ा है। आई थिंक अभी के लिए, आज के लिए इतना काफी है। फिर हम लोग अभी बहुत सारे वीडियोस लेके आएंगे और अलग अलग तरीके से लेके आएंगे ताकि आपको समझाया जा सके। होता है क्या? ओके। तो अब अगर आपको इंटरनेट नहीं है, थिंक, अगर आपको
ये डाउनलोड करना है तो स्कैन कर लीजिए, डाउनलोड हो जाएगा, स्कैन कर लो, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तो इसको आप स्कैन कर सकते हैं। चलिए, और कुछ किसी को पूछना है तो मैसेज कीजिएगा, हम लोग वहां पे बात कर लेंगे।